Good evening, sir. Good evening, Anmol. So your exams have started or still to start Sir, from tomorrow, my exam will be conducted tomorrow? from tomorrow. Your stay at Patna is over now. Means that work is over. Yes, sir. Yes, sir. My internship is over now, and right now, I will give examination of final year Okay. of my BSc. Yes, sir. So और what's sir, the अभी sent up exam tomorrow. okay, center is happening? Like, okay. Yes, So sir, yes, what sir. after that? Once the result will be out, then Then after, I will go for some job or maybe at doing MSc. okay. MSc करने का सोच रहे हैं sir. Okay. So both options are there. Either go for a job or So job offers, yes sir, जॉब ऑफर्स आए हैं पटना से ही, अनीशाबाद से। एक डायबिटीज का एक क्लिनिक है, हॉस्पिटल क्लिनिक है छोटा सा, तो उसमें एक डाइटिशियन के लिए जॉब ऑफर आया था। बट उसमें मैंने दे भी दिया, जैसे इंटरव्यू वगैरह लिया उन्होंने, तो उन्होंने बोला कि अभी से ही ज्वाइन करना पड़ेगा, लाइक अक्टूबर में ही फर्स्ट वीक से ज्वाइन करना पड़ेगा। तो मैंने उनको बताया था कि मेरा एग्जामिनेशन होंगे, देन आफ्टर आई विल ज्वाइन। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे अभी वैकेंसी अभी खाली है और अभी ज्वाइन करना पड़ेगा। तो फिर उसके बाद फिर मैंने बोला नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी, क्योंकि जॉब तो करने लग जाए एक बार, लेकिन एक एग्जामिनेशन है उसको सही ढंग से दे देते हैं। और जहाँ तक बात है कि यहाँ पे फाइनल ईयर में जिस बच्चे का फर्स्ट डिवीजन आएगा प्लस बहुत अच्छा रैंकिंग आएगा, उसको 50,000 का स्कॉलरशिप भी मिलेगा। तो मेरा फोकस अभी वहाँ है, फोकस वहीं पे है। सोच रहे हैं कि एक बार ये कंप्लीट हो जाए फिर जॉब करे, क्योंकि जॉब के बाद ये पॉसिबल नहीं हो पाता है कि बहुत ज्यादा स्टडी करो। स्टडी से थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन हो जाता है जॉब के बाद। और घर पे भी जैसे है, तो जहाँ पे आपने बोला सजेस्ट किया था कि पेशेंट डील वगैरह करना, तो पेशेंट डील कर रही हूँ और साथ में काफी अच्छे रिजल्ट भी आ रहे हैं पेशेंट्स के। fantastic. Fantastic. यस सर। एक बार the moment you will start doing job, then studying will be difficult. So it is Yes, always sir. advisable that complete all your study process and then go for the job. Until unless it is very much means required and important. Necessary. Yes, Then otherwise it's not advisable. Okay. Oh, it rained very heavily for I think for a very brief time, but it was a heavy rain. But I felt very good. Now online class will be conducted. So I was glad, oh my God, I can attend the classes. But what happens when you keep online, then they don't prefer to come because see, everyone is not having a good connection and everyone is not familiar with Zoom meetings. So they try to avoid. Yes, sir. Okay, so 50-50 ratio, sir. so we have seen all people have different kind of like, तो कभी किसी को पसंद होता है ऑनलाइन, किसी को पसंद होता है ऑफलाइन। और अभी मोस्ट प्रेफरेबल तो ऑनलाइन है, बिकॉज टाइम का बहुत बचत होता है। जाने आने में टाइम बचता है, शेयर ऑफ नॉलेज ज्यादा हो पाता है। मेनली हम लोग वहां पे क्यों जाते हैं देजावू में, ताकि हम लोग शेयर ऑफ नॉलेज कर सके। हम लोग उतना सफर करके टाइम को मतलब लेके जाते हैं और फिर वही नॉलेज शेयर होता है जो कि अभी ऑनलाइन में होगा। तो लगता है कि घर बैठे भी ये नॉलेज हम लोग को मिल रहा है और साथ में आने जाने का टाइम बच रहा है। तो ये ज्यादा इम्पोर्टेंट। जैसे मेरा कल से एग्जाम है तो मुझे रिवीजन करना है, लेकिन अभी मैं ये टाइम निकाल सकती हूँ जिसमें कि मुझे कुछ ना कुछ ऐसा तो होता है कि सभी लोग फोन यूज करते हैं, उतने देर में मैं कुछ अच्छी चीज क्यों नहीं देख लूँ, ये चीज होता है, कुछ समझ लूँ, किसी से इंटरेक्ट कर लूँ। बट आज पीपल क्यों नहीं आए हैं ये नहीं पता, पार्टिसिपेंट कम है।
आप उस सेशन में आए थे एंड देन यू लेफ्ट? सर वो मेरा नेटवर्क इशू था उस दिन, और ओह! फिर मेरा एग्जाम वगैरह का भी था, तो मैं पता नहीं पूरे दिन भर मेरा पढ़ने में ही जा रहा है आज। तो मुझे समझ नहीं आ रहा, एक सेटिस्फेक्शन होता है ना, जब तक पेन कॉपी पे लिख नहीं दूंगी तब तक सेटिस्फेक्शन करेक्ट। नहीं होगा। मेरी मम्मी बोल रही है अब मत पढ़ो इतना, अब हुँ, इतना मत पढ़ो, पागल हो जाओगी। बोलो लेकिन मेरा बस। लग रहा है कि बस एग्जाम हो जाए। हाँ, कुछ और तो है, बस एक बार जब आप जॉब में चले आएँगे देन बोलेंगे कुछ पढ़ तो लो, तो पढ़ने का मन नहीं करेगा। वन्स यू आर इन जॉब देन यस सर। हुँ, ये चक्कर है। यस सर। So what else is going on? आपका this Facebook post Facebook post पे I was always looking for a long post. So maybe once you are free from exams, then start writing. यस सर। Actually, I was यस सर। always waiting for your writing skills. How do you write? यस यस। एक बार वो एग्जाम खत्म हो जाए, then start writing your views on that. यस, एग्जाम के बाद तो बहुत सारे स्किल्स पे वर्क करना है, बहुत सारा छूट गया। जैसे फाइनल ईयर में ये प्रॉब्लम नहीं है, बट अच्छा है ये चीज कि डिजीज मैनेजमेंट बहुत ज्यादा देखना होता है, तो डिजीज मैनेजमेंट में बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। लाइक अभी पूरा इतने दिन से हम लोग पढ़ रहे हैं, बट अभी भी बस एक सिलेबस छूट ही गया है, जैसे कैंसर। हम लोग का एक टॉपिक है जो कि बहुत वाइड टॉपिक है, बट कैंसर छूट गया है। तो अभी पूरे दिन भर जो होता है ना, वही स्केड्यूल में जाता है। मतलब स्किल्स पे कुछ वर्क ही नहीं कर पा रहे हैं अभी। अभी ऐसा ये लग रहा है कि अब टाइम है कि फिर से रिवाइज करे, इंग्लिश को भी रिवाइज करे, फ्रिक्वेंटली बोले, क्योंकि जब पटना गए तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था ना सर कि 3-4 लोग को छोड़ के सब हिंदी। मतलब अपॉर्चुनिटी तो मिला सर बोलने को, कहाँ मिला मैं बताती हूँ। जब साउथ इंडियन से डील करना था, केरला की एक थी मैम, उनसे डील करना था तो मुझे मिला। सिस्टर से बात करना था तो उसमें पूरे क्लास शांत हो गए। फिर मैंने ही जो बोलना था वो बोला कि हाँ हम लोग क्यों आए हैं, पर्पस क्या है हमारा बोलने का। मतलब जब तक वो बोली नहीं कि अब मुझे समझ में आ गया, तब तक मैं बोलती रही इंग्लिश में। ये एक फायदा हुआ। दूसरा, एक दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से, फॉरेन से आए थे एक पेशेंट, वो हम लोग से डिटेल में डायबिटीज के बारे में पूछ रहे थे। उनका क्वेश्चन जो था वो कंफ्यूजिंग था। जैसे ही मैं हॉस्पिटल में इंटर की, वैसे ही उन्होंने, मतलब कुछ सीनियर्स वहां पे खड़ी थी डाइटिशियन में ही, उनसे क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया, और वो इंग्लिश में बोल रहे थे ताकि इंग्लिश में तो कोई बोल नहीं पाएगा, तो मजा लेने के लिए कि देखते फिर क्या होता है। तो फिर बोलते गए, अब कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है, हिंदी में क्या बोलेगा, ज्यादातर उसको समझा नहीं पा रहा था। फिर हम बोलना शुरू किया, हम बोले इंग्लिश में, लगता है इसको लग रहा है किसी को इंग्लिश नहीं आती है, तो बोलना शुरू किया। तब वो लोग, वो सेटिस्फाइड हुए, पूछे मे आई नो योर नेम, देन आई सेड यस सर माय नेम इज अनमोल उप्पल। तो कहाँ से हैं? फ्रॉम मुजफ्फरपुर। तो किसी को यकीन नहीं हुआ कि मुजफ्फरपुर से बिलोंग करते हैं, और केरला वाली जो मैम थी उनको भी बिलीव नहीं हुआ। लेकिन सर इतना हिंदी चलता है पटना में कि मुझे हिंदी में मेन्यू लिखना पड़ा। मतलब Oh my यहाँ पे God. सीख के हिंदी में पूरा मेन्यू, मतलब गूगल लेके बैठे थे सर। हम्म, मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे उस टाइम आपकी बहुत याद आई कि आप इतना बड़ा बड़ा पोस्ट करते हैं हिंदी में, कितना डिफिकल्ट होता होगा सीरियसली। मतलब मैम ने कहा, मुझे बगल में बैठा दिया, वहाँ पेशेंट थे, मुझे बोला कि मेन्यू बनाओ हिंदी में, पूरा हिंदी सर। एक भी चीज, मतलब उसको बोलते हैं ना, जैसे जैसे हम लोग कुछ भी सजेशन देते हैं उसको भी सलाह लिखो, फिर से उसके बारे में सजेशन, और बहुत मतलब हिंदी में, बिल्कुल बिल्कुल शुद्ध शुद्ध हिंदी में लिखना है। शुद्ध हिंदी। यस सर। और पता है पहले दिन तो गए तो फिर चपाती ये सब लिखना था। चपाती ये सब तो ठीक है, नॉर्मल है, दाल चपाती। फिर पता है चोखा, इस तरह से लिखना था। और हम लोग स्मैश पोटैटो बोलते हैं, यहाँ पे ऐसे बोलते हैं कि स्मैश पोटैटो। और मैम यहाँ पे सिखाती है लेडी फिंगर बोलो, लिखना है मेन्यू में हम लोग को, यहाँ पे एमडीडीएम कॉलेज में। और वहां पे गए तो बिल्कुल हिंदी भिंडी। मतलब ये तो उल्टा ही हो गया। फिर वहां पे मेडिसिन शॉप जो है उसमें लिखा होता है औषधाल है, औषधाल है। बोले ये क्या चीज है। बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हुआ इंग्लिश को लेके ना। मेरा सेटअप था कि हम इंग्लिश को लेके जा रहे हैं, बहुत अच्छा होगा, लेकिन बहुत कम अपॉर्चुनिटी मिला इंग्लिश को लेके। लेकिन जब मिला तो प्राउड फील हुआ कि हाँ आता है इंग्लिश, ये बहुत अच्छा है। ये डिजीज मैनेजमेंट क्या है? जस्ट नाउ यू टोल्ड मी। यस सर। सर डिजीज मैनेजमेंट है कि जिसमें जितने तरह के डिजीज होते हैं ना, जो पेशेंट्स होते हैं वो अलग अलग तरीके के हमारे पास आते हैं। लाइक बहुत हाइपरटेंशन के भी आ सकते हैं, डायबिटीज के आ सकते हैं,
फिर अलग अलग जैसे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, तो इसमें हम लोग डिजीज मैनेजमेंट में ये रोल होता है कि कोई भी डाइट को हम लोग मॉडिफाई करते हैं। जैसे ओके। रोटी दाल सब्जी ही हमारा इंडियन जो फूड होता है वो होता है, लेकिन हम लोग इसको कैसे मॉडिफाई करें। जैसे हम लोग आटा अगर यूज कर रहे हैं तो उसको मॉडिफाइड करके, जैसे उसमें रागी का आटा मिक्स कर दिए या फिर कोई भी अलग अलग तरह का आटा मिक्स करके उसको मल्टीग्रेन आटा बना दिए और फिर उसको यूज किए। तो ये एक तरीके से डिजीज मैनेजमेंट का मतलब है न्यूट्रिएंट्स को बैलेंस करना अलग अलग मात्रा में। जैसे प्रोटीन, किसी पेशेंट में प्रोटीन का रिक्वायरमेंट ज्यादा है, जैसे सर्जरी का पेशेंट है, उसके प्रोटीन को बढ़ाना है हम लोग को। नॉर्मली जो पेशेंट्स होते हैं उनको प्रोटीन 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट दिया जाता है। जैसे कि ओके। अगर मान लीजिए आपका बॉडी वेट 60 केजीज है, तो आपको 60 ग्राम प्रोटीन देना है। बट अगर कोई वो सर्जरी का पेशेंट है या फिर उसका ऑपरेशन हुआ है, तो उसको प्रोटीन हम लोग ज्यादा देंगे डाइट में। जैसे उसको देंगे 1.2 ग्राम पर बॉडी वेट, ऐसे देंगे। तो वहां पे जो मॉडिफिकेशन होता है उसी को हम लोग बोलते हैं डिजीज मैनेजमेंट। डिजीज को कैसे मैनेज करना है, किसी में होता है कि प्रोटीन को घटा देना है एकदम। जैसे यूरिक एसिड का जो पेशेंट होता है, तो उसमें तो प्रोटीन हम लोग घटाते हैं। जैसे दाल हो गया, जितनी भी प्रकार की दालें होती हैं या फिर मीट प्रोडक्ट होता है, रेड मीट होता है, उन सभी को हम लोग रिस्ट्रिक्ट करते हैं। तो उसमें हम लोग 0.8 ग्राम देते हैं पर बॉडी वेट, पर केजी बॉडी वेट हम लोग देते हैं उसको। तो ये जो होता है प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट, जितने भी तरीके के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिनरल्स हो गए, या फिर जैसे स्टोन के पेशेंट है, ठीक है, तो स्टोन के पेशेंट को मिनरल्स और विटामिन और साथ में फ्लूइड बैलेंस बहुत ज्यादा करना पड़ता है। ओके। उन लोगों को बहुत ज्यादा पानी पिलाना पड़ता है पूरे दिन भर में। तो हम लोगों को ये भी काम है कि उसको कब कब पानी पीना है, कब कब कैसे कैसे कितना ग्लास पानी पीना है। वो खाना खाने से पहले पानी पिएगा, खाना खाने के बाद पानी पिएगा। अगर उसको कोई ड्रिंक देना है तो हम लोग कोकोनट वाटर देंगे, ताकि उसको वाटर का उसका कंजम्पशन ज्यादा हो। तो उसी को हम लोग एक प्रॉपर बोलते हैं कि ये हम लोग ने डिजीज मैनेजमेंट किया, डिजीज को कैसे मैनेज करना है, चाहे वो कोई भी तरह का डिजीज हो। ओके, मीन्स जो भी डिजीज है उसका इलाज जो है वो खान पान के सहायता से होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये हम लोग का मोटिव होता है। और इसमें जो डाइट होता है उसमें बहुत वेरिएशन होता है, लाइक बहुत ज्यादा वेरिएशन। शुरू से लेके जैसे सुबह का जो स्टार्टिंग होता है, स्टार्टिंग ऑफ द डे 7, अगर 7 AM से उसका मील स्टार्ट होता है तो 7 PM पे उसका मील खत्म हो जाना चाहिए। इट मीन्स कि 12 आवर्स का हमारा डाइट प्लान होता है पूरा ओके। फुल्ली। उसमें एक एक चीज हम लोग बताते हैं, जैसे कि उसको क्या देना है, स्पाइसेस में कितना देना है, अगर आटा ले रहा है वो तो कितना लेगा, एवरीथिंग, अमाउंट, कंसिस्टेंसी, क्वांटिटी, everything will be told by us. Okay. Okay. So how will you remember so many diets and so many can say change in uh, eating habits? कैसे याद रहेगा इतना सब कुछ? लाइक सर, हम लोग का जो एक होता है ना कि हम लोग डिजीज को समझते हैं। जैसे किसी भी पेशेंट से जब मिलते हैं तो डिजीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग जैसे पढ़ते हैं, अभी हमारा एग्जाम होने वाला है, तो हमारा पेपर 6 जो है वो डिजीज मैनेजमेंट के ऊपर ही है। उस Okay. पेपर में सिर्फ हम लोग को यही पढ़ना है। जैसे कि पेपर 7 में है कार्डियोवास्कुलर डिजीज, जैसे हार्ट डिजीज हो गया। हार्ट डिजीज सिर्फ एक तरह का नहीं होता, कई प्रकार के हार्ट डिजीज होते हैं। मायोकार्डियल डिजीज होता है, एंजाइना पेक्टोरिस होता है। यानी हार्ट डिजीज जो होता है उसका अल्टीमेट जो होता है, लास्ट जो होता है स्टेज, वो डेथ ही होता है। बट Okay. उसका अलग अलग तरीके से होता है वो। जैसे कि किसी में ब्लड जो वेसल होता है वो नैरो हो जाता है, जिसके कारण कि ब्लड पंप करने में, ब्लड जब जाएगा ही नहीं, नैरो हो जाएगा, तो फिर वो पंप नहीं होगा ब्लड, और पंप नहीं होगा तो फिर हार्ट अटैक होगा। दूसरा केस में क्या होता है, ब्लॉकेज हो जाता है, कभी जो है पार्टिकल्स बन जाता है, तो होता है। उसके सिम्टम्स अलग अलग होते हैं। एंजाइना पेक्टोरिस में क्या होता है, चेस्ट में डिस्कम्फर्ट, दर्द होता है। मतलब इसके अकॉर्डिंग हम लोग को पूरा याद करना पड़ता है एक एक चीज। प्लस हम लोग को न्यूट्रिटिव वैल्यू याद, जैसे आपके पास एक बुक कैसा न्यूट्रिटिव वैल्यू की, मैंने देखी थी आपके पास वो बुक, तो उसमें जैसे एक एक न्यूट्रिएंट्स का दिया हुआ है ना कि कार्ब्स कितना होगा, प्रोटीन कितना होगा, फैट कितना होगा, वो हम लोग को याद करना पड़ता है। और अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप लेके बैठिए उस बुक को, एंड देन आफ्टर कैलकुलेट करिए कि अगर आपने 2 रोटी खाई तो आपने कितना कैलोरीज लिया। जैसे कि Okay. अगर आप 2 रोटी लेते हैं तो उसमें कम से कम 200 कैलोरी है, कम से कम। जैसे 30 ग्राम का एक सर्विंग है अगर, तो वो 100 किलो कैलोरी आपको देगा। तो पूरा हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर कोई इंसान रात को अगर खाना खा रहा है, 2 रोटी, सैलेड और दाल, एक कटोरी सब्जी खा रहा है, तो वो टोटल 300 कैलोरी अप्रोक्स होगा। Okay. 300 कैलोरी वो एक बार में कंज्यूम कर रहा है।
अगर उसने उसके जगह पे स्किप करके दलिया ले लिया, मान लीजिए कि उसने दलिया खाया और सैलेड खा लिया, अगर वो वेट लॉस का पेशेंट है, तो बस उसने कितना लिया 150 कैलोरी, क्योंकि दलिया 30 ग्राम दलिया में उसको मिलेगा, जैसे एक कटोरी अगर दलिया है तो उसको सिर्फ 100 किलो कैलोरी मिलेगा। और साथ में अगर सैलेड है या फिर कुछ और ले रहा है, पिकल्स ले रहा है, पापड़ ले रहा है, तो उसके साथ वो मिला के 150 कैलोरी। तो कहाँ 300 कैलोरी, यानी कि जो प्लेट है 300 कैलोरी का 2 रोटी सब्जी वाला, और कहाँ पे वो दलिया वाला, तो अल्टीमेटली वेट लॉस होगा उसका। इस तरीके से हम लोग याद करते हैं। यस Fantastic. सर। हमारे साथ एक और मैम है, प्रियंका मैम है। तो प्रियंका मैम, शायद मुझे लगता है कि हाँ हाँ, गुड इवनिंग। आपसे मेरी मुलाकात शायद कभी हुई नहीं है, ऐसा लग रहा है मुझे। हुई है? नो सर। हाँ, नहीं मुलाकात हुई है। आपको कैसे मालूम हुआ इसके बारे में कि हमारा चलता है ऐसा सेशन? मेरी बहन है काजल, जिससे आप आरडीएस कॉलेज में आपसे वो मिली थी। ओके ओके इसी सेमिनार में। ओके। और ऋषभ आशुतोष भी मेरा भाई है, इन्हीं दोनों से हमको मालूम चला आपके बारे में। आप क्या कर रही हैं आजकल? सर मैंने पीजी क्लिनिकल साइकोलॉजी एमडीडीएम कॉलेज से किया है, और अभी सडनली बीएड करी हूँ। सेकेंड ईयर का एग्जाम दिया है मैंने। क्लिनिकल साइकोलॉजी करने के बाद अब आप बीएड कर रही हैं? जी। तो इन दोनों को मिला करके आप क्या करने वाली हैं? क्या सर? आप क्या करने वाली हैं फिर फ्यूचर में? क्लिनिकल साइकोलॉजी प्लस बीएड फिर करेंगी क्या आप? सर अभी तो फिलहाल मैं यहाँ पे बिहार में स्कूल में पढ़ाऊंगी। ऐसे मेरा फ्यूचर था कि मैं कहीं बाहर जाके क्लिनिकल साइकोलॉजी का डिप्लोमा कोर्स करूं। अच्छा। और इसी में एक एज ए काउंसलर अपना करियर सेट करूं, लेकिन सम प्रॉब्लम, पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से मैं बाहर नहीं जा पाई। तो यहाँ पे मैंने इसीलिए अभी बीएड किया कि जब तक मैं क्लिनिकल साइकोलॉजी ना करूं तब तक किसी अच्छे स्कूल में टीचिंग कर पाऊं। अच्छा, तो क्लिनिकल साइकोलॉजी में मतलब आपको उसमें आप क्या सीखती हैं, क्या करना पड़ता है उसमें? उसमें यही है कि बहुत अभी एट ए टाइम छोटे हो बड़े हो सभी लोग मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं। छोटी छोटी बातों से बहुत ज्यादा स्ट्रेस लोगों का बढ़ता जा रहा है। करेक्ट। सुसाइड करने चाहते हैं, या फिर बहुत सारा फैमिली में भी हमेशा झगड़ा होते रहता है, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इसके लिए क्लिनिकल साइकोलॉजी में सर सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है कि हम आपसे आपकी परेशानी को सुनेंगे और बिना किसी को बताए हुए और एकदम सिंपल वे में आपको हम समझाएंगे और बेस्ट देने का कोशिश करेंगे, जिससे आपकी समस्या का समाधान भी हो जाए और किसी भी प्रकार का आपको कोई डर ना लगे, या फिर ये हेजिटेशन अपने मन में ना हो कि हम किसी दूसरे से आपके बारे में पर्सनल जो भी प्रॉब्लम हो वो शेयर करें, या फिर कुछ भी जो आप किसी को नहीं बताना चाहते, अपने मम्मी पापा अपने फैमिली किसी भी लोगों को नहीं बताना चाहते। तो सर उसका स्कोप बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत है उसमें, करियर तो बहुत है और अभी के अकॉर्डिंग टू सिचुएशन डिमांड भी बहुत है। ओके, तो फिर आप क्यों चेंज कर रही हैं बीएड की तरफ? सर पता है ना कि मैं बाहर जाके नहीं कर पाई, इसीलिए। मतलब इसमें अभी और पढ़ाई बाकी यहाँ पे है डिप्लोमा कोर्स एमएसकेबी से होता है यूनिवर्सिटी में भी, लेकिन उसका बहुत सर्टिफिकेट कोर्स ही होता है, बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है, इसके वजह से मैं नहीं कर पाई। ओके। तब तक मैंने सोचा कि चलो बीएड करके ही पढ़ाते हैं। बीएड में भी टोटली तो पढ़ना वही है, चाइल्ड के बारे में ही, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन है। अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आई है, वो भी कंप्लीटली है चाइल्ड सेंटर्ड। तो इसके लिए साइकोलॉजी से अच्छा और कोई सब्जेक्ट हो नहीं सकता। मतलब आगे चल करके आप आएंगे इसी में, आगे चल करके आप क्लिनिकल साइकोलॉजी में ही आएंगे, लेकिन अभी फिलहाल टाइम बीइंग के लिए आप पढ़ाने में जा रहे हैं? जी जी। ओके 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 ओके। तो मेरे ख्याल से हमने अनमोल को सुना पहले। अनमोल जो अभी आपको दिख रही है, एक और हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं, तो वो समझिए कि बडिंग डाइटिशियन है। यानी क्या लिखा है हिंदी में, क्या लिखा है अनमोल उसको? नवोदित आहार विशेषज्ञ। नवोदित है। यस ना, नवोदित आहार विशेषज्ञ है वो भी एमडीडीएम कॉलेज से ही है अनमोल। यस सर, वहाँ सीएनडी की क्लासेज होती है डाइटिशियन के। हाँ, तो वो भी एमडीडीएम से है, आप भी वहीं से हैं। और बेसिकली जो हमारा ये प्लेटफॉर्म है इसका, जब मैं कॉलेज में थी तो बहुत सारे सेमिनार अटेंड किया था मैंने।
CND डिपार्टमेंट में। ओके ओके। राइट, तो उसमें खुशबू मैम उसकी HOD हुआ करती थी और ममता रानी प्रिंसिपल थी। अनमोल को मालूम होगा HOD कौन है? वही अभी भी? अभी पता नहीं। सुशीला मैम है अभी। सुशीला मैम है, हाँ। अच्छा, सुशीला मैम। हाँ। ओके। तो अभी आप वहीं से कर ही रहे हैं? अभी भी, हाँ, अभी जस्ट फाइनल ईयर है और बस अभी कंप्लीट हो रहा है मेरा। अच्छा, बस एग्जाम दूंगी अब। ओ अच्छा, ठीक है। तो वो वहाँ आपके, बहुत तो बड़ी अच्छी बात है कि भाई एक ही कॉलेज से हैं और दोनों का लेकिन फील्ड अलग अलग है। एक यस क्लिनिकल साइकोलॉजी में है और एक डाइटिशियन में है। डाइटिशियन। तो इस मंच का उद्देश्य बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, लेकिन बहुत ही अलग तरह का है कि आपको ऐसे पब्लिकली आकर के बोलने का, अपनी बातों को रखने का मौका मिले। जैसे अभी अनमोल बतला रही थी कि कैसे कैसे उसने अभी पटना में इंटर्नशिप किया, वहां कैसे कैसे क्या हुआ, आगे के क्या प्लानिंग्स हैं, आपकी भी आगे के प्लानिंग है। तो इसका नाम हमने दिया है मिराकी सैपियंस क्लब, और इसमें 4 तरह के लोग अब ऐड हो सकते हैं। पहले हमारे दिमाग में था कि सिर्फ टीचर्स इसमें आएंगे, बट नाउ टीचर्स, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और जॉब सीकर्स, ये चारों को हम लोग इसमें इन कराएंगे। और जिसको जिस तरह के पॉलिश की आवश्यकता है, आपको लगता है कि सर मेरे को इंग्लिश पे काम करना है, मुझे थोड़ा सा लाइफ स्किल पे काम करना है, मुझे किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे काम करना है, एक ग्रुप रहेगा तो क्या होगा, आपस में सीखने सिखाने का काम जो है वो हो सकता है। कंटिन्यू रहेगा। हाँ, वही इसका मेन पर्पस है इस मंच का। और एक्चुअली थोड़ा सा अभी स्लो क्यों चल रहा है, बिकॉज हम इसको कंपनी में शिफ्ट कर रहे हैं, वी आर चेंजिंग इट टू अ कंपनी। और शायद मुझे लगता है कि अक्टूबर के एंड तक ये कंपनी के रूप में फॉर्म हो जाएगा। फिर हम मेंबरशिप शुरू करेंगे, मेंबर्स को लेना। उसके लिए कुछ हमने बहुत ही नॉमिनल ज्वाइनिंग फी वगैरह रखा है, ताकि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहने से उसकी वैल्यू नहीं होती है। एक नॉमिनल उसका एक कॉस्ट रहेगा। एंड देन एवरी संडे वी विल बी मीटिंग, और मिल करके जिसके पास जो खूबी है वो आप शेयर कीजिए। जैसे कि अभी आपने बताया क्लिनिकल साइकोलॉजी का क्या महत्व है, उससे क्या होता है, मुझे नहीं मालूम था। सो आई केम टू नो समथिंग न्यू। अभी अनमोल ने बताया कि कैसे खान पान से ही आपके बीमारियों को हम दूर कर सकते हैं। तो बहुत सी चीज़ें हमको आपस में मिलने से और सीखने से हमको मिलती हैं। तो वो 1 घंटे का काम वही है कि आपस में मिलें और हम लोग एक दूसरे से सीखें और सिखाएं। इसके अलावा जिसको जो परेशानी है, सपोज आप जॉब की तलाश में हैं, या आपको कहीं समझ में नहीं आ रहा है कि भाई मेरा किसी को कोई बड़ा व्यक्ति है, उसका बच्चा वगैरह है, कहाँ पढ़ने भेजें उसको, क्या कराएं, मतलब आपके पास जो कुछ भी प्रोफेशनल चैलेंजेस आपके पास में लाइफ में चैलेंजेस हैं, एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ से पढ़े लिखे लोग हैं, तो वहाँ पे आपको उसका फायदा मिल सकता है। बिकॉज ऑफ रेन, बारिश के कारण हम लोग आज वहाँ पर ऑफलाइन नहीं मिले। अदरवाइज मैं ज़्यादातर ऑफलाइन मिलना पसंद करता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने देखा है जनरली लोग ऑनलाइन से भागते हैं। हमने जब भी उसको ऑनलाइन करने का प्रयास किया है, मुश्किल से 2 3 4 लोग से ज़्यादा कभी आए नहीं, बिकॉज लोग कैमरा शाई हैं। कैमरा के सामने आना और आके बोलना थोड़ा सा लोग पसंद नहीं करते, हेजिटेशन होता है, राइट। और वहाँ पर क्या होता है, अपना चले आए, बैठ गए, वो हमको बचपन से हैबिट है आके बैठ करके बात करने की, और कैमरा पे आके बात करने की, हाँ, वो ज्यादा आसान होता है हमारे लिए। तो आज का जो टॉपिक जो मैंने चूज किया था, क्विकली आई विल जस्ट टेक यू थ्रू, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये मैंने एक किताब का मैंने आपसे फोटो भी शेयर किया होगा, ये किताब आपको दिख रहा होगा, द 80-20 प्रिंसिपल बाय रिचर्ड कोच। सो आपने इसके बारे में सुना है पहले कभी, 80-20 प्रिंसिपल? यस सर। प्रियंका मैम ने नहीं सुना है। अनमोल, आपने क्या सुना है, बताइए थोड़ा सा। सर जैसे 80-20 जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग ऐसा बताया गया है कि जो दिन भर में हम लोग काम करते हैं उसका सिर्फ 80% सॉरी 20% ही होता है जो वर्दी होता है, लाइक वही हम लोग का यूजफुल थिंग होता है, और बाकी जो 80% चीज होता है वो उतना ज्यादा यूजफुल नहीं। मतलब एक बोलते हैं ना कि अगर हमने 100% परफॉर्म किया तो उसका 20% ही रिजल्ट हम लोगों को मिलता है, बाकी 80% रिजल्ट जो है वो नहीं मिलता है। तो कुछ ऐसा एक एग्जाम्पल दे सकते हैं हम लोग कि बच्चे जब पढ़ते हैं तो वो 4 घंटे नहीं पढ़े, वो सिर्फ 1 ही घंटे पढ़े, बट उसका वो प्रॉपर रिजल्ट दे।
यानी कि 4 घंटे पढ़ना जरूरी नहीं कि इफेक्टिव होगा, अगर वो 1 घंटे भी बिल्कुल मन लगा के पढ़ लेते हैं तो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है और अच्छा है उनके लिए, जो उनको रिजल्ट देता है। जैसे हम लोग का स्किल्स वगैरह भी, जैसे दिन भर का जो भी हम लोग काम वगैरह करते हैं तो उसमें से सिर्फ 20% ही होता है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग होता है, और बाकी जो चीज होता है वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता। मेरे हिसाब से तो यही समझो। बहुत हद तक सही है, थोड़ा सा मैं उसको और ठीक करता हूँ। जो ये प्रिंसिपल है, 80-20 का प्रिंसिपल है, ये एक बहुत ही आई विल से कि एक मल्टी टैलेंटेड पर्सन थे जिनका नाम था विलियम परेटो। एंड ही वाज इन 18th 19th सेंचुरी के समय के आदमी थे, फिलोसफर थे, इंजीनियर थे, कैसे साइकोलॉजिस्ट थे, बहुत कुछ थे वो। उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और उन्होंने देखा कि अगर सपोज मुझे किसी काम के लिए फंड जमा करना है तो 80% फंड 20% लोग से आता है। 80% फंड 20% लोग से आता है। फिर उन्होंने देखा कि किसी कंपनी में कोई काम कर रहे हैं, सपोज 100 लोग काम कर रहे हैं, तो उस कंपनी का 80% काम सिर्फ 20% लोग करते हैं, बाकी टाइम पास करते हैं। अगर किसी दुकान में 100 चीजें बिकने के लिए हैं तो आप देखेंगे कि 20% ही सामान ऐसे हैं जो कि 80% सेल आते हैं। 20% सामान, 80% सेल, 20% एम्प्लॉय, 80% आउटपुट, 20% पीपल, 80% फंड। वैसे ही हमारे लाइफ में 20% हम काम ऐसा करते हैं जिससे हमको 80% रिजल्ट मिलता है। अगर आप इंडिया में देखेंगे तो इंडिया का जो 80% लैंड है वो 20% लोगों के पास में, और ये फार्मूला बहुत ही कारगर है। हर जगह दिखता है कि 20% ही 80% आउटपुट देता है। तो बहुत उसके ऊपर और गहन अध्ययन किया गया और उसके बाद जो निष्कर्ष निकला, जो हमारे आपके सीखने के लायक है, वो ये है कि हमारे दिन भर के काम का जो 20% है वही हमको 80% रिजल्ट देने वाला है। तो हमको, आपको, सबको ये मालूम होना चाहिए कि वो हमारे 20% काम कौन कौन से हैं, राइट। और चाहे कुछ भी हो जाए, हमें वो 20% काम अपना जरूर कर लेना चाहिए। अगर हम दिन भर में 100 काम करते हैं तो 20 काम ही ऐसा है जो कि हमको मैक्सिमम रिजल्ट देता है, तो वो काम हम कभी करना ना भूलें, ना चूकें। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ 80-20। अभी जैसे कि आपके पास बहुत सारे आइडियाज होंगे, मुझे लाइफ में ये करना है, ऐसे करना है, तो आप पाएंगे कि 20% आइडियाज ही ऐसे होंगे जो आपको 80% रिजल्ट देंगे। मैं अपने ऊपर देखता हूँ कि मैंने पिछले 6.5-7 साल में बहुत सारे कोर्स लॉन्च किए। मैं कंप्यूटर पढ़ाऊंगा, मैं फ्रेंच पढ़ाऊंगा, मैं ये पढ़ाऊंगा, मैं वो पढ़ाऊंगा, एंड फाइनली व्हाट आई फाउंड कि मेरे 20% ही कोर्स ऐसे हैं जो कि 80% लोग उसको पसंद करते हैं, बाकी सारे कोर्स लोग पसंद नहीं करते। सो दिस इज बेसिकली, इसका समरी अगर आप निकालेंगे तो ये निकालेंगे आप कि आपको अपने लाइफ के वो 20% चीजें आपको मालूम होना चाहिए। मेरे 20% फ्रेंड ऐसे हैं जो कि मुझे 80% रिजल्ट देने वाले हैं। आपके पास 100 दोस्त हैं, लेकिन 20 दोस्त ऐसे होंगे जो कि 80% समय आपके काम आएंगे। तो आपका ये मालूम होना अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मेरे वो 20% काम क्या है, वो 20% फ्रेंड्स कौन कौन से हैं, वो 20% आइडियाज कौन क्या से हैं। लाइक अनमोल, अभी आपको बहुत से लोग मिल रहे हैं, पूछते हैं आपसे कि हाँ कैसे मुझे अपनी डाइट को चेंज करना है। आप पाएंगे उस, सपोज आपके पास में 100 लोग हैं तो 20% लोग ही सीरियस हैं, 80% बस आ रहे हैं और सीरियस नहीं है। करेक्ट, यही प्रियंका मैम आपके साथ भी होगा। वो बस आकर के मतलब आते हैं, आपसे पूछते हैं, सीरियस नहीं है। आपने बताया सब कुछ सुन लिया, करते नहीं। 20% सीरियस है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने सारे उस क्लाइंट के लिस्ट में से उस 20% को बिल्कुल पकड़ के रखना पड़ेगा, वही मुझे रिजल्ट देंगे। क्योंकि अंत में तो लोग आपसे ही पूछेंगे ना कि मैम आप डाइटिशियन हैं, तो आप मुझे बताइए कि आपकी वजह से कितने लोगों के लाइफ में चेंजेस आया। तो वही 20% लोग हैं जहाँ पे कि आप दिखला पाएंगे कि यस देखिए मैंने इनको दिया था, मैंने सलाह दिया था और यहाँ फायदा हो। ठीक है, तो ये अपना एक प्रिंसिपल बड़ा ही अच्छा है कि हम अपने लाइफ को थोड़ा सा फोकस्ड करें, बहुत ज्यादा फैला के ना रखें। कौन सा काम इंपॉर्टेंट है, कौन से आइडियाज इंपॉर्टेंट हैं, कौन से दोस्त इंपॉर्टेंट हैं, 24 घंटे का कौन सा वो 20% पार्ट है
जो कि मेरा सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। आपका पूरा दिन इफेक्टिव नहीं है, कुछ खास खास समय है जो इफेक्टिव है। तो वो समय में हम अपना जो मेन काम है वो करते रहे। थोड़ा सा अपने लाइफ को लेकर के, अपने रूटीन को लेकर के, दोस्तों को लेकर के, आइडियाज को लेकर के थोड़े से सीरियस रहे, थोड़े से हम उसमें हम अपना दिमाग लगाएं, तब जाकर के हमको मैक्सिमम रिजल्ट मिल सकता है। दैट इज 80-20 प्रिंसिपल। ठीक है। सो और कुछ अनमोल, और कुछ बोलने के लिए है? एनीथिंग एल्स टू शेयर? यही है सर, यही है। और मुझे स्किल्स पे वर्क करना है अपने, ये चीज है बस। एग्जामिनेशन खत्म होंगे एंड देन आफ्टर आई विल वर्क। एक्सीलेंट। मतलब ऐसा फील हो रहा है कि आफ्टर कमिंग फ्रॉम पटना बहुत सारा चीज सीखा है, तो बहुत सारा चीज लग रहा है कि एक बोलते हैं ना कि हिंदी हिंदी करते करते बिल्कुल हिंदी वाला फीलिंग हो गया है। लाइक इंग्लिश बोलने में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस जो होता है ना, वो चीज नहीं आ पा रहा है। और मेरे में एक चीज मुझे ऐसे कमी लगती है कि जैसे कि आपने स्वॉट एनालिसिस करवाया था, तो वीकनेस उसमें क्या है, तो मैं एक वीकनेस मुझे ये भी समझ में आया है कि वीडियोस वाइल रिकॉर्डिंग अ वीडियोस, मेरा इंग्लिश बहुत ज्यादा अच्छा होता है, बट जब हम बात करते हैं किसी से तो फिर उतना अच्छा फ्लुएंट इंग्लिश नहीं हो पाता है। मतलब हल्का सा रुक रुक के, पॉज दे दे के होता है इंग्लिश। तो उस चीज को सुधारना है थोड़ा सा, और थोड़ा सा स्किल्स को डेवलप करना है, चाहे वो कोई भी स्किल्स हो। लाइक जब किसी अच्छे इंसान से हम लोग जुड़े होते हैं, किसी पर्सन से एज अ मेंटर आपसे जुड़े हुए थे, तो बहुत सारा न्यू चीज हम लोगों को पता चलता है। वो हमारे लाइफ में मेंटर का बहुत जरूरत होता है, जस्ट लाइक एन एंजाइम। तो उसी तरीके से बहुत सारा चीज अभी लग रहा है कि वही सेम ओल्ड हो रहा है। रिपीटेशन ऑफ पोस्ट वगैरह भी जो फेसबुक पे है वो चीज लग रहा है, बट ऐसा होता है ना कि कुछ कर नहीं सकते अभी, कि अभी जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी में है वो एग्जामिनेशन। एक बार एग्जाम हो जाए तो उसके बाद उस चीज को करे, तो वो चीज तो करना है। तो इसीलिए अभी मौका मिला तो मैं शेयर कर रही हूँ कि मुझे कुछ ऐसा कोर्स वगैरह या फिर कुछ होता है ना कि क्लासेस ज्वाइन करना, जिससे कि मेरा कुछ अलग सा कुछ न्यू मैं सीख पाऊँ। जैसे एवरीडे जब भी मैंने आपका क्लास किया है, लास्ट ईयर जून में 2020 में मैंने ज्वाइन किया था आपका क्लास, 14 जून को, और उस टाइम से मैंने बहुत कुछ हर दिन नया सीखा है। जैसे कि अभी मैं लाइफ में फील करती हूँ कि एक बहुत बड़ा कमी हो गया है कि एवरीडे कुछ नया सीख रहा है, ऐसा नहीं हो पा रहा है। जैसे 15 से 20 मिनट या 25 मिनट भी कभी कभी हम लोगों की बात कन्वर्सेशन होती थी, और उस टाइम मैं कुछ ना कुछ सीखती थी, अच्छा कुछ नया सीखती थी, और एक मूड फ्रेश हो जाता था कि नाउ आई हैव शेयर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स विथ माय मेंटर, और उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कुछ, और अब उस पर मैं इम्प्लीमेंट करूंगी। लाइक मेरे पास होमवर्क होता था, क्योंकि क्या होता है एक टाइम के बाद है ना, कोई भी बच्चा जो है, अभी तो जैसे कोई भी बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है तो उसको टीचर्स गाइड करते हैं, बट लाइफ में हमेशा हर मोड़ पे एक टीचर होना बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं है कि बच्चा हमेशा बड़ा हो जाता है। राइट, हो सकता है कि धीरज सर आपको भी किसी मेंटर की जरूरत कभी पड़ती होगी, या फिर कोई भी घर पे गाइडेंस के लिए फादर मदर कोई ना कोई थोड़ा सा आपको बोलता होगा, तब तो फिर आप जाके सोचते होगे। कई बार हमारे फ्रेंड्स ही हम लोगों को टीचर्स वाला काम करते हैं हमारे लिए। तो उसी तरीके से मुझे लगता है कि मैं अभी भी एक लर्नर ही मुझे बन के रहना है हमेशा, और मैं स्टूडेंट ही बन के रहूंगी आपकी। मुझे नहीं लगता है कि मैं डाइटिशियन अपने आप को बाद में समझती हूँ, पहले मैं स्टूडेंट समझती हूँ खुद को, और स्पेशली आपको, क्योंकि आपसे तो बहुत कुछ सीखा है। आपसे मिलने के बाद ही कंसल्टेंस वगैरह लेना शुरू किया पेशेंट्स का, और उन लोग को फील होता है कि पोलाइटली जब बात करना होता है, मैं पोलाइटली बात करती हूँ, तो वो सब चीज मेरे में नहीं था। सॉफ्ट स्किल्स में आता है पोलाइटनेस से बात करना, तो वो चीज मेरे में नहीं था। बट जब आपसे क्लास लेने लग गई और 30 मिनट्स रोज बात होने लग गई, तो मुझे फील हुआ कि वो चीज मेरे अंदर आया, जैसे बात कैसे करना है, और बहुत सारी चीज तो कॉपी भी हो जाता है आपका। ओके बाय बाय टेक केयर, वो कॉपी हो जाता है, मतलब इंटेंशनली नहीं, बट हो जाता है वो। जैसे कि अगर किसी को विश करना है तो उसके साथ स्टिकर चला जाता है, वो बुके वाला, तो फील होता है कि अरे धीरज सर को कॉपी तो नहीं, बट हाँ ये चीज हो जा रहा है कि हाँ स्टूडेंट हूँ धीरज सर की, तो झलक रहा है। अच्छी बातें जो तो है वो चीज है सर, हाँ वो ले लेनी चाहिए। तो मुझे ये फील होता है कि मैं तो हमेशा लाइफ टाइम, कभी होता है कि लैक ऑफ टाइम की वजह से या फिर कहीं बिजी होने की वजह से क्लासेस नहीं अटेंड हो पाते हैं, या फिर मेराकी चैंपियंस क्लब का हो गया, या फिर कोई भी एक भी क्लास में मिस नहीं करना चाहती हूँ। बट ऐसा कुछ मजबूरी है, कुछ कह सकते हैं, पढ़ाई का एक प्रेशर है। एक होता है ना कि अभी इस स्टेज को पार कर ले, फिर मेरे पास थोड़ा टाइम बचे तो मैं उसको कर लूँ, तो वो चीज इसलिए
तो एक तरीके से बहुत बड़ा अचीवमेंट था मेरे लिए कि हम बहुत कुछ सीख पाए उसमें, बहुत कुछ लर्न कर पाए। बट अभी भी मैं चाहती हूँ कि आपका ज्वाइन करूँ क्लास फिर नो से, प्रॉब्लम, और फिर से हर दिन नया सीखूं। आफ्टर एग्जाम यू कैन कम बैक। ठीक है यस सर, प्रियंका मैम, आपको आई विल क्या बैक। सीखने की इच्छा है? आपको क्या सीखना है? व्हाट डू यू वांट टू लर्न? सर मुझे इंग्लिश का कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करना है। ओके और अभी एट ए टाइम बहुत सारे न्यू गेम भी प्लेइंग गेम मेथड आए हैं, उससे बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, वो सब न्यू आइडियाज, क्रिएटिव आइडियाज, जिससे बिना रोट लर्निंग को छोड़ के चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग पे ज्यादा ध्यान देने के लिए पढ़ा है। थोड़ा बहुत कुछ मुझे पता है, लेकिन एज ए बिहेवियर लाना है, क्योंकि रोट लर्निंग से बच्चों को हैबिचुअल हो जाते हैं उसी के, बस रट लिया, एग्जाम पास हो गया, मार्क्स आ गए, हो गया, और उसका कोई इफेक्ट नहीं होता उनके फ्यूचर पे, बिहेवियर पे, किसी भी चीज पे। सबसे अच्छा क्या हुआ है कि आप कम से कम जुड़ गई हैं इस मंच से, तो अब क्या होगा, अब कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ फायदा मिलता रहेगा। थोड़ा जल्दी मिलेगा या स्लो मिलेगा वो आपके हाथ में है, लेकिन फायदा मिलता रहेगा। अब आप कभी इस मंच को ना छोड़िएगा, कभी इसमें लगे रहिए जो चल रहा है ना। सो हम लोग इसीलिए मैं, मेरी आज तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने मैसेज किया था कि नहीं आ पाऊंगी वहाँ पे ऑफलाइन सेमिनार में, लेकिन जैसे ही मैंने देखा कि ऑनलाइन है, तो चलो भाई उतना तो कर ही सकते हो, जाने में सर जो आने वाले थे वो नहीं आए, जो नहीं आने वाले थे वो आ गए। देखिए मेरा बहुत सिंपल सा है कि मुझे सीखना सिखाना पसंद है। अब उसके लिए जरूरी नहीं है कि राहुल आएगा तो होगा और अरविंद आएगा तो होगा। कोई भी 2-3 लोग अगर मिल गए और कहीं ना कहीं हमने कुछ सीखा और सिखलाया, दैट्स इनफ। हमारा समय बहुत अच्छा बीता। और अगर ये हम सब लोग अपने लाइफ में लेके चले आए कि अब वो आएगा तो ही मेरा दिन अच्छा होगा, या उससे मिलेंगे तभी अच्छा होगा, ऐसा नहीं। पूरी दुनिया में कोई भी अच्छे लोग मिल जाएं, उनसे बात करते और हमारा समय अगर निकल रहा है, फैंटास्टिक, बहुत ही अच्छी बात है ना। यूटिलाइज हो पाता है टाइम का। वसुधैव कुटुंबकम यही बोलता है, अच्छे लोग जहाँ मिले, वो फैमिली में हो, बाहर हो, फ्रेंड सर्किल में हो, आप उनके साथ बात करते सीखिए, सिखलाइए और अपने इस समय को अच्छे से स्पेंड कीजिए। सो थैंक यू अनमोल एंड थैंक यू प्रियंका मैम। ज्यादा आपसे बात करके बहुत फ्रेश फील होता है, सच बताऊं तो, और लगता है कि हाँ अब चार्ज अप हो गया, अब चलो फिर से पढ़ सकते हैं। अब एनर्जी मिल गई। मैं कितना चार्ज होता हूँ अगर आप ऐसा बोलते हैं, तो मुझे लगता है कि नहीं, मुझे ऐसे और बहुत ज्यादा सेशंस करने की आवश्यकता है। इट गिव्स मी आल्सो एनर्जी। यस सर। तो आपको अगर यहाँ से एनर्जी मिलती है, मुझे वहां से एनर्जी मिलती है, राइट। सो अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, अगर मौसम बढ़िया रहा, तो वी आर गोइंग टू मीट नेक्स्ट संडे 24th of October at 4 PM। हम वहाँ मिलेंगे देजावुर स्कूल में। आई विल कीप दिस प्लेटफॉर्म ऑफलाइन ओनली जब तक कोई बारिश ना हो जाए। तो अगर अनमोल का एग्जाम चल रहा होगा तो वो बोलेगी आज फिर से एक बार ज़्यादा बारिश हो जाती, तो वापस एक बार ऑनलाइन क्लास हो गया होता। ठीक है, तो थैंक यू अनमोल, थैंक यू प्रियंका मैम फॉर ज्वाइनिंग, एंड हम लोग वापस मिलेंगे। थैंक यू सर, बाय बाय, टेक केयर, गुड डे। ओके सर, बाय बाय, टेक केयर सर।